मेरे साथ इस देश के धरोहर शानदार लेखक जिन्होंने 85 किताबें लिखी हैं, लेकिन किताबों में पता है क्या खास है? उन किताबों में उनकी आवाज है, उनके हक अधिकार की बात है जो इस देश के 90% आबादी है, जो शोषित है, वंचित है। और संजोग है, विडंबना है इस देश में, और इस देश की हकीकत है कि जो शोषित है, वंचित है, उसको संविधान में SC ST OBC माइनॉरिटी कहा गया है और धर्मशास्त्रों में उसको शूद्र और अछूत कहा गया है। मेरे साथ एचएल दुसाद साहब हैं, पूरी जिंदगी इन्होंने दी है तमाम रचनाओं को, और लास्ट एक परिकल्पना इन्होंने की है कि बहुजन डाइवर्सिटी मिशन की अभिनव परिकल्पना ये किताब है। ये लास्ट 85वां किताब है जो मेरे हाथ में है। एक दौर था जब मैं न्यूज चैनल में नौकरी करता था, एक मेरे साथी पत्रकार थे, जाति को लेकर बहस हुई, मैंने कहा कि संविधान है, SC ST OBC को हक मिलना चाहिए, तो उन्होंने मुझसे छूटते ही कहा कि लगता है तुम एचएल दुसाद को पढ़ते हो। सच मानिए, मैं उस समय जी में था, मैं दुसाद साहब को नहीं जानता था। मैं इनको तब जानने लगा जब मैं नेशनल दस्तक में काम करने लगा, लेकिन मुझे उसी दिन भान हो गया था कि मुझे इन शख्सियत से मिलनी है, कुछ तो बात होगी एचएल दुसाद साहब में, आखिर इस शख्स ने उनको कोट क्यों किया। बहुजन समाज में फूले, पेरियार, अंबेडकर को जिस तरह से तिरस्कार के भाव से देखा जाता है, और कौन लोग हैं जिनके खिलाफ इनकी पूरी रचनाएं हैं, चाहे वो मुद्रा राक्षस हो, चाहे नामदेव धसाल हो। बाबा साहब अंबेडकर से मैं किसी की तुलना नहीं कर सकता हूँ, अद्वितीय थे वो, लेकिन फूले साहब हो, पेरियार हो, अंबेडकर हो, नामदेव धसाल हो, इसी कड़ी में वाल्मीकि जी हो, और अब हमारे साथ एचएल दुसाद साहब हैं। सर, सब बातें मैंने बता दी है, क्या कहेंगे? ये 85वीं किताब है, सफर पूरा हो गया या अभी बहुत कुछ कहना बाकी है? नहीं, ये किताब जो है आपका 17 सितंबर 2022 को रिलीज होती है। उस दिन मेरे लेखन के 25 साल पूरे होते हैं। एक सुखद संजोग कह सकते हैं कि मैंने 1997 के 17 सितंबर को ही लेखन की शुरुआत की थी, और 2022 के 17 को जब 25 साल पूरा होता है, संयोग से उसी दिन एक किताब भी मेरे हाथ में आती है। तो अब इस किताब के विषय में थोड़ा अतीत में जाना चाहूँगा। मैंने 1997 में जिस किताब की शुरुआत की थी, वो किताब एक 6 पेज का लेटर का रिप्लाई था। कलकत्ता में मेरे एक मित्र हुआ करते थे यादव समाज से, नाम था उनका बाबूराम, लेकिन पढ़ने में बहुत ही ब्रिलियंट विद्यार्थी थे, असाधारण थे, कॉलेज का वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट माने जाते थे। वो 1978 में BSc करने के बाद से बॉम्बे चले गए। बॉम्बे के रोमांचक जीवन का वो एंजॉय करना चाहते थे। आम विद्यार्थी होते तो उनके लिए IAS बनना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उनका प्लान था कि हम बॉम्बे में जाएंगे। उस जमाने में जो है स्मगलर ग्लैमराइज हो रहे थे, हाजी मस्तान और ये सब थे, और वो फिल्मों के भी बड़े क्रेजी थे। तो उनका प्लान था कि हम जाएंगे बॉम्बे का रोमांचक जीवन एंजॉय करेंगे, और मुमकिन है कि फिल्मों में भी कुछ कर गुजरने का प्रयास करेंगे। तो 1978 में छोड़ करके जाते हैं, और उनकी वापसी जो है 16 साल बाद अक्टूबर 1994 में होती है। मैं देख करके दंग रह गया। एक व्यक्ति, मेरे RK त्रिपाठी मित्र जो है, उनके जीवन में एक बड़ा योगदान है, वो उनको ले करके आए और कहे कि हरिलाल जी, आप इस व्यक्ति को पहचान लेंगे तो मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। उस दिन लोड शेडिंग थी कलकत्ता में। जब बिजली चली जाती थी ज्योति बसु के ज़माने में, तो उसको लोड शेडिंग कहा जाता था। तो मैं बाजार से आया था, और वो 3-4 व्यक्ति थे। तो मैंने अपनी बिटिया को कहा कि जरा दिया लाना, तो दिया लेके आई। तो मैं देख के दंग रह गया। 2 टुकड़े में वो व्यक्ति है, कपड़ा का 2 टुकड़ा है, त्रिपुंड लगाया हुआ है, सिर जो है घुटाया हुआ है। मैंने एक आध्यात्मिक इमेज जो है बिल्कुल परफेक्ट रूप के रूप में उनकी उभर करके आई थी। तो गौर करने लगा। अचानक उनकी मुस्कान जब मैं देखा, तब समझ गया, ओ आप तो RC जी हो। तो खैर 16 साल के बाद से नाटकीय रूप से उनसे मुलाकात होती है। वो हम लोगों के बीच जो है लगभग 2 सप्ताह तक रहे।
तो ये कई हम लोगों की बैठकें हुई, उन बैठकों में जो है वो अध्यात्म पर जो है हम लोगों को कुछ ज्ञान दिया करते थे। वह संत बन चुके थे, तो उनकी बड़ी आकांक्षा थी कि अध्यात्म के क्षेत्र में कुछ बड़ा कर गुजर रहा है, और बड़े दावे के साथ उन्होंने कहा था। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि हरिलाल जी, मुझे मोक्ष चाहिए, मैं मोक्ष के लिए जो है अध्यात्म अनुशीलन कर रहा हूँ। ऐसा व्यक्ति मेरे लाइफ में कोई आया ही नहीं, जबकि उसके बहुत पहले से जो है आपका मैं खुद अध्यात्म अनुशीलन कर रहा था। और आपको अच्छा लगेगा कि मैंने जिस लेवल का अध्यात्म अनुशीलन किया वो दुनिया के इतिहास की विरल घटना है। बड़े से बड़े संत भी जो है हमारी भक्ति के करीब नहीं पहुंच सकते। ये विवेकानंद है, बड़े बड़े साधु संत जो है उनको मैं देख कर हंसता हूँ। इन लोगों के अध्यात्म अनुशीलन का क्या लक्ष्य था? मोक्ष, सिद्धि लाभ प्राप्त करना, अर्थात व्यक्तिगत। और मैं ये 79 से एक घटना होती है, 79 में आपकी क्रिकेट की टीम आती है पाकिस्तान की, और भारत की टीम जो है और फिरोज शाह कोटला मैदान में हारने जाती है। मैं बड़ा निराश था। उन दिनों में क्रिकेट का बड़ा क्रेजी हुआ करता था। तो इस शाम को मेरे एक मित्र जो आर.के. त्रिपाठी हैं, जो लेकर के आए थे उनको, वो मुझे देखे तो बहुत उदासी मेरे चेहरे पर छाई थी। कारण पूछे तो मैंने बताया कि त्रिपाठी जी, आज 124 पर जो अपनी टीम आउट हो चुकी है और हार बिल्कुल जो है अवधारित है भारतीय टीम की। इसके पहले हम 1978 में 3 टेस्ट की सीरीज में क्लीन स्वीप होकर के आए हैं, इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। तो उन्होंने कहा कि हरिलाल जी घबराइए नहीं, जब देश पर संकट आता है, चाहे कोई भी जिस क्राइसिस आती है, तो मैं भोले शंकर को याद करता हूँ और इससे मुक्त कर देते हैं। तो मैंने कहा कि त्रिपाठी जी, अगर भारत की टीम जो है हार से बच गई तो मैं भी आपकी तरह जो है, वो प्रत्येक सोमवार को व्रत रखा करते थे, मैं भी शिव का भक्त हो जाऊंगा, मैं भी जो है अध्यात्म अनुशीलन करूंगा। तो वहां से शंभू जी मेरी भक्ति का जो सिलसिला शुरू होता है, और कुछ महीने बाद जाकर के उसका एक बड़ा मकसद बन जाता है। मकसद ये था राष्ट्र की उन्नति। राष्ट्र की उन्नति से मेरा आशय था कि हर किसी के चेहरे पर मुस्कान रहे, मेरे तरफ किसी के चेहरे पर जो है ग्लूमी भाव न रहे। इस हिसाब से मैंने तो बहुजन आंदोलन से कैसे जुड़ना हुआ, फिर कब समझ में आया? नहीं, बस वही इंटरेस्टिंग, उसी क्रम में हम पहुंचते हैं। तो मैंने घनघोर लेवल पर जो है आपका अध्यात्म अनुशीलन किया। ये सिलसिला मेरा 1995 तक चलता रहा। तो बहरहाल जो गोसाई जी आए थे उन्होंने जो तो टीम जीत गई आपने? और ये अच्छा सवाल आपने याद किया। सिकंदर वक्त जो है एक दुबला पतला लड़का था, उसने जो संभवतः 8 विकेट लेकर के 124 पर ऑल आउट कर दिया था और टीम का हारना तय था। लेकिन ऐसा मिरेकल होता है, मैं उसे डिवाइन मिरेकल कहूंगा, कि भारतीय टीम जीतने से वंचित रह जाती है, जीत के करीब पहुंच गई। किसी तरीके से पाकिस्तान जो है अपनी हार बचा पाया था। तो वहां से मेरी भक्ति का सिलसिला शुरू होता है जो 1995 तक चलता है। इस बीच में एक नाटकीय घटना होती है। मैं 1983 में नाटकों से जुड़ जाता हूँ। मैं बहुत ही अच्छा एक्टर था, खुद पर कॉन्फिडेंस था कि मैं एक्टिंग में उतरूंगा तो दिलीप कुमार, राज कपूर, देवराम के बाद से मैं ही बेस्ट एक्टर बनूंगा। तो इसका प्रयोग मैं नहीं करता था। 83 में मैं जिस फैक्ट्री में काम करता था उसमें तरह तरह की एक्टिविटी थी। वहाँ पर आपका रिक्रिएशन क्लब था। रिक्रिएशन क्लब में जो है वो 1 एक्ट प्ले हुआ करता था कंपटीशन का, फुल लेंथ ड्रामा हुआ करता था। वहाँ बड़ी रिच लाइब्रेरी थी। तो 83 में जो मैं एक ड्रामे में पार्टिसिपेट किया, संयोग से मुझे जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलने के बाद से जो पहले का कॉन्फिडेंस था वो समझ जाइए कि पहुंच गया अपने लेवल पर। लगा कि मैं कहीं से भ्रम में नहीं था, मैं राइट जो है इस चीज को डिजर्व करता था। बहरहाल बहुत जल्दी जो है नाटकीय रूप में मैं फिल्म और टीवी के दहलीज में पहुंच गया। 83 में शुरुआत होती है। 1985 में आपका एक नेशनल अवार्ड पाई हुई एक्ट्रेस थी शीला मुजुमदार, वो मेरी जो है हीरोइन बनी थी। फिल्म अधूरी रह गई। बहरहाल इस क्रम में जो है ये फिल्म वालों से मेरा संपर्क होता है। इंडिया का जो पहला पॉपुलर टीवी सीरियल था, हर किसी की जानकारी में होगा, हम लोग के पीछे मेन ब्रेन थे MS सोढ़ी। सोढ़ी जी गण देवता के फिल्म की टीवी सीरियल के शूटिंग के सिलसिले में आए थे कलकत्ता में। उसके बाद से मेरी बहुत ही निकटता हुई। उन्होंने प्यार से मुझे जो है दिलीप कहना शुरू किया, तो फिल्म वाले दिलीप के नाम से मुझे जानते हैं। बहरहाल उनसे जो संपर्क हुआ तो लगा कि जो है इनके माध्यम से फिल्म लाइन में कुछ बड़ा किया जा सकता है।
1990 में मैं पहली बार जो है दिल्ली आया था लखनऊ अपनी मिसेज के साथ। पीलीभीत जाना था उनके मामा से मिलने के लिए, लेकिन चौधरी साहब ने एक फ़ोन नंबर दे करके रखा था। मैं उन दिनों तो वही हुआ करता था, वो लैंडलाइन वाला। तो मैंने संपर्क किया और संयोग से जो है कांटेक्ट हो गया उनसे। तो बोले कि अरे दिलीप लखनऊ तक पहुंचा तो बेटा तुमको आना ही पड़ेगा। अब गुरु का आदेश कैसे इनकार कर सकते हैं। अगले दिन पहुंच गए दिल्ली। तो दिल्ली में मैंने जो जलवायु में स्टोरी का देखा है वो आज तक नहीं देख पाया, किसी भी स्टार का, किसी भी नेता का। तो हम लोग ने जो है उस जमाने के नौजवानों में एक क्रेज पैदा कर दिया था। वो रहते थे आपका जो अंबेडकर भवन है उसके पीछे आराम बाग लेन करके कॉलोनी है। तो उसमें कई जो है फिल्म एस्पिरेंट आया करते थे। वहीं पर रामानंद सागर का भांजा आया करता था, और भी कोई लोग मनोज कुमार के गांव के एक गोसाई जी थे, वो भी से रहते थे। तो वो एक अड्डा था, तो वहीं हम उनके साथ रहे। फिर वहाँ से जो है 2-3 दिन में हम लोग जाते थे अक्सर। उनका वो जाना था आपका पार्लियामेंट स्ट्रीट में, ऑल इंडिया रेडियो, वहीं से जो है आपका टीवी का प्रसारण होता था। तो एक दिन घूमते घामते हम चले गए जो उनके साथ मंडी हाउस में। जब मंडी हाउस में गए तो वहाँ उनका जो है पहुंच देख करके, लोगों में रिकॉर्ड देख करके मेरे मन में एक सवाल आया। मैंने कहा कि सर बहुत ही यहाँ तो आपका प्रभाव है, तो मेरे लिए एक तकलीफ उठाइए। उन्होंने पूछा क्या चाहते हो। हमने कहा कि आप ये पता करें कि 89 में जवाहरलाल नेहरू पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम का एक मेगा सीरियल टेलीकास्ट हुआ था। 1991 में डॉक्टर अंबेडकर की बर्थ सेंचुरी, तो इनके लिए कुछ हो रहा है कि नहीं। तो बोले तुम तो बड़ा मुश्किल में डाल दिए, चलो कोशिश करते हैं। 2.5 घंटे के बाद से जो हमें जानकारी देते हैं कि नहीं, अंबेडकर पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है एक डॉक्यूमेंट्री ड्रामा उन पर बन रही है। एनएचडी में? नहीं, एनएचडी में नहीं, दूरदर्शन की तरफ से। अच्छा ठीक है। उस समय तो एक ही चैनल हुआ करता, दूरदर्शन। शंभू जी आपको बतलाऊं कि मेरी लाइफ जो है फूलों की सेज रही है। आप जो दलित आत्मकथाओं पढ़ते हो उसकी कोई भी अंश जो है मेरे लाइफ में नहीं है। माँ बाप की तनहा संतान रहा, लोग बेहिसाब प्यार करते थे, घर पर छोटे मोटे जमींदार जैसी स्थिति थी। उसका बड़ा एग्जाम्पल ये है कि 3-4 गांव में सिर्फ मेरे परिवार के 3 कुएं हुआ करते थे। आज से 60 साल पहले कुएं का स्टेटस आप अंदाज लगा ही लिए होंगे। तो खैर जीवन में मैंने कोई अभाव नहीं देखा। उसके बाद से जो है घटनाक्रम में मेरी परवरिश जो है राजपूतों का जो दूसरा सबसे बड़ा गांव है पैना। पहला गांव आपका गाजीपुर में गहमर है, और गहमर के बाद पैना है। पैना में क्या प्रभावशाली 7-7 फुट के वो हुआ करते थे। उनका कॉन्फिडेंस, उनका अंदाज देख करके जो अच्छे अच्छे लोगों में दहशत पैदा हो जाती थी। तो मैं भांजे के रूप में जो है आपका 7 साल वहां रहा। 3 साल की एज में मामा लेकर के चले गए, 7 साल उनके बीच में रहा। तो वहाँ के लोगों में एक कमजोरी है, लोग भांजे को मारते नहीं हैं, उसके गुनाहों को माफ कर देते हैं। अगर मारेंगे तो उनको लगता है कि हाथ कांपने लगेगा। इस लिबर्टी का मैंने फायदा उठाया और राजपूतों के गांव में जो है बहुत ही शान के साथ रहा। बड़ा जब हुआ तो अमिताभ बच्चन के लिए एक शब्दावली इस्तेमाल होने लगी, यंगरी यंग मैन। अमिताभ बच्चन को और मामा से जब कंपेयर करता था तो मेरे मामा के सामने जो अमिताभ बच्चन बराबर हंस रहा था। मैंने अभी जीवन में एक्चुअल एंग्री यंग मैन देखा तो अपने मामा को। मामा इतने दुस्साहसी थे कि उस गांव का एक प्रधान हुआ करता था चंद्रिका सिंह, उसकी हाथी होती थी। हाथी महावत लेकर के निकलता था, जिसके मन में आया उसके खेत में चराते रहता था। मामा के खेत में आ गया, मामा ने मना किया लेकिन वो नहीं माना। उसके बाद से 2 लाठी जो मारते हैं ना, हाथी चुनिया करके भाग गया, पागलों की तरह भाग गया। तो राजपूतों के गांव में उसका जो प्रधान है उसकी लाठी पर, इसके हाथी पर बात। ये किताबों की तरफ कब रुझान हुआ? थोड़ा सा समझ लूंगा वहां पर रख के। तब जो है तो ऐसे हालात में मैं रहा और वहां मेरा कॉन्फिडेंस। आप मेरे राइटिंग में देखते हो कि मैं जिस साहस के साथ लेखन करता हूँ, दुनिया के इतिहास की एक विरल घटना होगी। बहरहाल मेरे छोटे भाई का डेथ हो जाता है। डेथ होने के बाद से मैं कलकत्ता आता हूँ। सभी भाई मर गए, मुझे अकेले में वहाँ रहना पड़ा, अच्छा नहीं लगता था। वहीं कलकत्ता में रह करके मेरी जो पढ़ाई हुई, और उसके बाद से मैं कहाँ तक पढ़ाई हुई आपकी? मैं ऑफिशियली तो 11 क्लास पास हूँ। तो अभी इतनी अंग्रेजी इतनी अच्छी, हिंदी इतनी अच्छी, लगातार अध्ययन किया। और इसमें एक मजेदार आपको बात बताऊं कि मैं पूरे लाइफ में एक प्राइमरी स्कूल के टीचर से प्रभावित हुआ। श्याम बिहारी दीक्षित नाम का एक टीचर था, बड़ा ब्रिलियंट था। उसने मुझे अंग्रेजी का बेस तैयार किया, हिंदी का बेस तैयार किया। उसके बाद से तो मैं स्वाध्याय से पढ़ा हूँ।
मैं सप्ताह में 5 दिन फिल्में देखता था। टीचर मुझसे परेशान रहते थे, जो ये और कॉलेज का ही मुंह में देखा। मैं बीकॉम पार्ट 2 तक पढ़ा और टेक्निकल कारणों से फेल कर गया, उसके बाद से मैं छोड़ दिया। तो बहरहाल वहीं रहते रहते जॉब वगैरह पकड़े और उसी फैक्ट्री में सरकारी नौकरी भी किया था? मैं प्राइवेट में रहा। मैंने पूरे लाइफ में जो है कभी सरकारी सर्विस के लिए अप्लाई ही नहीं किया। अप्लाई न करने का बड़ा कारण था कि उन दोनों सरकारी जॉब में बड़ी मिनिमम पेमेंट थी और मैं जिस फैक्ट्री में काम करता था वहां पर समझ जाइए कि 1990 में मैं 12,000 रुपया पेमेंट पाया करता था। उस जमाने में 4,000 का ड्रीम देखना बड़े बड़े अधिकारियों के लिए मुमकिन नहीं था। तो 10 साल जो है प्रोडक्शन ऑपरेटर के तौर पर रहा, लीवर का काम करता रहा। उसी क्रम में जो है एक बड़ी मजेदार घटना होती, देखिए जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। 62 स्टेजेज हैं, लीवर के तौर पर काम करते। खैर वही मेरा जो है आपका ये हो जाता है 1985 में बाबू के रूप में प्रमोशन हो जाता है। इंजीनियरिंग स्टोर का मैं बाबू बन जाता हूँ। तो बाबुओं का पेमेंट जो वहाँ एक परसेंटेज डीए चलता था। परसेंटेज डीए की वजह से हम लोगों का पेमेंट जो है ऑफिसरों से कहीं ज्यादा हुआ करता था। तो वहीं रहते रहते मैं सब कुछ इंजॉय किया। तो युवावस्था में अपना झुकाव जो है सबसे पहले जो है फिल्मों के वो हुआ। मेरे लिए दिलीप कुमार भगवान थे। फिल्मों के बाद से अगला झुकाव जो होता है क्रिकेट की तरफ होता है। उसके बाद से आप देखते हैं कि जो मैं राइटिंग करता हूँ, अपना दावा है कि फिल्मों पर जो लिख दूंगा महेश भट्ट के लिए मुमकिन नहीं है। क्रिकेट पर जो मैं कमेंट्री करता हूँ गावस्कर को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इतना ही रचा। इसी क्रम में जो है 1983 में वन एक्ट प्ले में भाग लेता हूँ और वन एक्ट प्ले में भाग लेने के बाद से 2-3 साल के अंदर आपका पहुंच जाता हूँ फिल्म और टीवी के दहलीज पर। वहां से जो मेरी यात्रा जो 1990 में आपका दिल्ली आता हूँ और यहाँ जब पता चलता है कि डॉक्टर अंबेडकर तो कुछ नहीं हो रहा, ये मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। पहली बार मैंने महसूस किया कि दलितों के साथ भेदभाव होता है। क्योंकि मैं कलकत्ता की लिबरल सोसाइटी में रहता था, 10-12 दिनों के लिए गांव पर आए, अपने रिश्तेदारों से मिले, फिर बैक टू प्रिविलियन कलकत्ता चले जाते थे और गांव में जो है अपनी स्थिति अच्छी होने के नाते दलित जैसी कोई मेरे साथ तबीयता नहीं थी। तो 1990 में इसी क्रम में जो तो जब पता चला कि नहीं हो रहा था, ये मेरे लाइफ का एक चेंजिंग पॉइंट था। उसके बाद से मैं कलकत्ता लौटता हूँ, जो अपने स्थानीय जो अम्बेडकरवादी हैं, आर्टिस्ट हैं, उन समूह से मैं मिला और मैंने ललकारा उनको कि देखो जवाहरलाल नेहरू के जन्म शती पर 89 में जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो चैनल होता है और अभी बाबा साहब पर कुछ नहीं होने जा रहा है। आप लोगों को मिलजुल के कुछ ऐसा अटेम्प्ट करना चाहिए। तो अनेकों लोगों से संपर्क हुआ, लेकिन अपने समाज की सीमा जानते हैं, कहाँ लोगों में गट्स है कि जो सीरियल बनाने जैसी बात सुनते। इसी क्रम में 30 सितंबर 1990 को मंडी हाउस की तरफ से एक नोटिफिकेशन होता है कि जिनको अपना टीवी में डॉक्यूमेंट्री बनाना है, सीरियल वगैरह बनाना है, वो अपना प्रपोजल डाल सकते हैं। मैं 1 महीने के अंदर संबोधित हुआ, अरे वन ऑफ द बेस्ट टीम बना करके भेजा। उसमें था कि आपको 13 एपिसोड की सिनॉप्सिस चाहिए, 4 एपिसोड का जो है फुल स्क्रिप्ट चाहिए, म्यूजिक डायरेक्टर का कंसेंट लेटर चाहिए, कैमरामैन का कंसेंट लेटर चाहिए, डायरेक्टर का चाहिए। तो आपको अच्छा रहेगा ये जान करके कि मेरा जो म्यूजिक डायरेक्टर था वी बलसारा, नेशनल अवार्ड पाया हुआ व्यक्ति। मेरा कैमरामैन जो था सत्यजीत राय की टीम का जो कैमरामैन हुआ करता था सोमेंदु राय, उनको बनाया था। डायरेक्टर के तौर पर हमने लिया था दौड़ नाम की एक बांग्ला फिल्म आई थी, इसके लिए नेशनल अवार्ड मिला था। ऐसे लोगों को लेकर के हमने 1990 में 1 महीने के अंदर वो तैयार किया। सिर्फ 30 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर का था। जीवन में पहली बार मैंने कुरियर सर्विस का 3.5 kg का मैटर जो है तैयार करके हमने भेजा आपके मंडी हाउस में। प्रपोजल तो जमा हो गया, लेकिन इतनी जरूर समझ थी कि ये प्रपोजल जो है लिस्ट जो है इस देश का जो ये प्रपोजल जो है इस देश का जो सुविधाभोगी वर्ग है वो ये अप्रूव्ड नहीं होने देगा। आपको जानकारी होगी जब दूरदर्शन था ना, तो दूरदर्शन में आपका कोई भी प्रपोजल जो है अप्रूव्ड होने का मतलब कि 100% सफलता की गारंटी। उस जमाने में आपका स्पॉन्सर की मारामारी नहीं थी और ज्यादा चैनल नहीं थे, तो जो सफल हो जाता था। छोटा सा अगर डॉक्यूमेंट्री किसी को मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति फ्लैट उडेट का मालिक हो जाता था। और हमने तो मेगा प्रोजेक्ट डाला था, तो इसके पीछे अपना ये इमेजिनेशन था कि उसके पहले आप 84 से लेकर के 87 के बीच में देखे होंगे रामायण महाभारत जैसे जो है प्रोजेक्ट टीवी पर आए और भाजपा की राजनीति में, राष्ट्रवादी राजनीति में उछाल आ गया।
तो अम्बेडकर सीरियल डालने के पीछे मेरा जो प्लान था वो ये कि अगर सीरियल का नाम क्रांतिकारी था, अगर क्रांतिकारी सीरियल एक बार जो ये अप्रूव हो जाता है, उसके बाद सोशल जस्टिस की राजनीति जो है बिल्कुल बुलंदी पर पहुंच जाएगी। तो इस क्रम में जो है इस देश में उस जमाने में जिनको मैं समझा कि कुछ ये हो सकता है, नेताओं से मेरी बड़ी दूरी रहती है, लेकिन अनगिनत नेताओं से मिला, रामविलास पासवान, बूटा सिंह, ये टू जेड तमाम, सिर्फ 2-3 नेताओं को छोड़ के प्राय सबसे मिला। और उसी क्रम में जो है आपका अम्बेडकरवादी संगठनों से मिला और मिल करके उनसे रिकमेंडेशन लेटर लिखवा करके मंडी हाउस में भेजने लगा। सभी लोग कहते थे कि सीरियल को अप्रूव होना चाहिए। अब जैसे आप बाबा साहब का सीरियल को, अरे बाबा साहब का क्रांतिकारी हुआ कि नहीं, अप्रूव हुआ कि नहीं? 1900 जानकारी आपके लिए अच्छी रहेगी, पत्रकार है आप। 1990 में मंडी हाउस की तरफ से जो पहली बार लास्ट नोटिफिकेशन हुआ था, उस दौरान जो है लगभग 4,500 प्रोजेक्ट जमा पड़े थे, जिसमें सब नाना पाटेकर, हेमा मालिनी और जो बड़े बड़े जो लोग हैं सबके प्रोजेक्ट थे, जिसमें अपना भी था। इसका रिजल्ट जो है 1992 के फरवरी महीना में आता है, जो 4,000 से अधिक पर, और आया उसमें जो है अपने सीरियल का नाम नहीं था। संभवतः 425 जो है प्रोजेक्ट पास हुए थे, लेकिन 2 सप्ताह बाद ही सारे के सारे खारिज हो गए। पता चलता है कि इसके पीछे जो है 2 नंबरी गिरी की गई थी। आप सुने होंगे कि मंडी हाउस के सामने एक पान वाला हुआ करता था, जितने भी लोगों को सीरियल पास कराना पड़ता था, पान वाले को पकड़ते थे। अधिकारी से मंडी हाउस में लंच के बाद आते थे, पान खाते थे, वहीं से जो है सौदेबाजी हुआ करती थी। तो खैर हमने उसे संपर्क नहीं किया। बहरहाल जब अपने सीरियल का नाम जब नहीं आया तो मैं बहुत आहत हुआ, लेकिन थोड़ी ही दिनों बाद जो है उस पर CBI का आयोग बैठ गया। 78 सीरियल जो है 2 नंबरी तरीके से पास की। फिर क्या हुआ, वो आखिर वो खत्म हो गया मामला है। तो बहरहाल इस सीरियल को पास करवाने के लिए विभिन्न संगठनों के जब संसर्ग में आता हूं, तब जाकर के आपने जो मुझसे पहला सवाल किया कि आपकी भक्ति का क्या हुआ, अम्बेडकरवादी संगठनों से मिलने के बाद से मेरी भक्ति का महल जो है दरकने लगता है। और इस यात्रा की मेरी जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही वो रही SK विश्वास से मुलाकात। आज मैं जो राइटर हूं, बतौर राइटर मेरे ऊपर जो है आपके अम्बेडकर के लेखन का इंप्रेशन शायद 10% है। मैं सिर्फ और सिर्फ जो है SK विश्वास के लेखन से प्रभावित हूँ। SK विश्वास साहब की एक किताब आती है 1994 में, भारतीय समाज उन्नयन धारा और डॉक्टर अम्बेडकर, उनसे बड़ी निकटता है। वो किताब जब मुझे देते हैं तब लगा कि यस, दुनिया में किताबों के द्वारा जो है दुनिया बदली जा सकती है। उसके पहले आपको बतला दूं कि मैं किताबों के समंदर में बास करता रहा हूं। बैटरी कारखाना में जो चाइल्ड बैटरी जहां से प्ले में भाग लिया, वहां मैं 1980 में लाइब्रेरी का इंचार्ज बन गया। तो उसके तहत मुझे नई नई किताबें परचेज करनी पड़ती थी। एवरीडे जो है कम से कम एवरेज 500 लोगों को किताबें जो है पास करके देना पड़ता था पढ़ने के लिए। तो इस क्रम में मैंने खूब पढ़ाई किया, खूब हजारों जो है ये आप देखते होंगे कि लिटरेचर पर मैं जो सवाल करता हूँ भारत के लोगों के लिए संभव नहीं, इतना मैंने पढ़ाई किया। इस क्रम में जो है 1980 के दशक में ये जो हिंदी पट्टी के लेखक है प्रेमचंद और ये इनको पढ़ना जो है मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है, अपने स्तर के खिलाफ लगता है, क्योंकि इनमें कोई मैच्योरिटी ही नहीं थी। तो कहने का मतलब कि मैंने समुद्र के किताबों के समुद्र में गोते लगाए वर्षों तक, बेहिसाब लिटरेचर पढ़ा, लेकिन पहली किताब जो है 1994 में जब आती है SK विश्वास, उस किताब को पढ़ने के बाद लगा यस, किताबों के द्वारा दुनिया बदली जा सकती है। वहीं से मेरे मन में जो है लेखक बनने का बीजारोपण पैदा होता है। अब अपने साथ एक बड़ी समस्या है कि जो काम मुझे अच्छा लगता है मैं उसकी हदें तोड़ देता हूँ। जैसे लोग मुझको जो है इंसाइक्लोपीडिया फिल्म कहते हैं, आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो फिल्मों पर मुझसे तर्क कर सकते। मुझे तलाश है ऐसी कोई व्यक्ति पर कि आए जो है मेरे साथ क्रिकेट पर कुछ घंटे, कोई नहीं मिला। तो जिसमें जो भी अच्छा लगता है उसकी मैं हदें तोड़ देता हूँ। तो वहीं से जो है मुझे लिखने की प्रेरणा मिली। और प्रेरणा क्या, मैं ये समझता था कि मैं दुनिया में हर काम कर सकता हूँ। आपने पहली बोलती फिल्म देखी होगी आलम आरा? हाँ वो तो देखे, वो तो आलम आरा। आपको बताऊं, इतना मैं मास्टर था, एक बार जो है इस पर दूरदर्शन पे एक क्विज चल रहा था, एक वो दिखाया, टुकड़ा दिखाया। अच्छा, क्रिकेट में जो स्पिन के जादूगर थे हक फील्ड, जहाँ से स्पिन की शुरुआत, तो उनकी बॉलिंग्स देखे कि नहीं? मैंने क्रिकेट में तो जो है मैं जितने खिलाड़ियों को देखा बहुत कम लोगों को नए में कौन लोग पसंद?
नए में आपको, हाँ, क्रिकेट में जैसे बतला कि मैं जो है नायक पूजक रहा, तो क्रिकेट में मुझे बेस्ट क्रिकेटर लगा वो था जी.आर. विश्वनाथ। क्रिकेट गुरप्पा विश्वनाथ। गुंडना, उनको विश्वनाथ को मैं भगवान का दर्जा दिया करता था। मतलब क्या उनका स्क्वायर कट और उनका स्क्वायर कट था, उनका तो खेलने का अंदाज निराला था। विश्वनाथ की जो सबसे बड़ी, मार्क टेलर का स्क्वायर कट, ना वो सब ये बहुत बात की चीज, मार्क टेलर वगैरह तो बात के आते हैं। विश्वनाथ जो है आपका एलन बॉर्डर के वो सब ने, वो न विश्वनाथ के सामने कुछ नहीं थे, एलन बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं थे। विश्वनाथ की जो सबसे बड़ी खासियत थी, ही वॉज मैन ऑफ क्राइसिस। दुनिया का एकमात्र खिलाड़ी विश्वनाथ जो आपका डेड विकेट पर बिल्कुल भी रन नहीं बनाते थे। जहां इंडिया संकट में आई, और उस जमाने में क्रिकेट क्रेजी होने के नाते मेरा एक क्राइटेरिया था, जब मैच शुरू होता था और सुनील गावस्कर जब आउट होता था, मेरे मन में जो है 60% उम्मीद हो जाती थी कि वेस्ट इंडिया जीतेगी। मैं उस जमाने में, मेरा तर्क है, मैं गावस्कर अपने लिए खेलते थे, बहुत ही साधारण खिलाड़ी था, जैसे सचिन अपने लिए खेलते थे ना। सचिन में कुछ बात थी, लेकिन गावस्कर तो जो है विनोद कांबली से एवरेज। विनोद कांबली का जो थोड़ा सा जो है प्रेम बड़ा रोमांचक रहा, लेकिन उस चीज को मैं ये नहीं कर पाया। तो उस जमाने में जो है बैक टू बैक 2-3 डबल सेंचुरी। आज मैं एक टिप्पणीकार बना हूं ना, तो उसमें सुनील गावस्कर का सबसे बड़ा योगदान है। मैं विश्वनाथ का फैन था, और आम लोग जो है गावस्कर के क्रेजी हुआ करते थे। तो मैं गावस्कर पर ऐसी ऐसी लॉजिक देता था कि लोग भाग जाते थे। एक बार मैंने 24 पेज का एक लेटर लिखा गोपाल बोस क्रिकेटर को, ना आलोक दास गुप्ता, आज तक पत्रिका निकलती है, उसके संपादक को मैंने चैलेंज किया कि आओ मुझसे बात कर लो। मेरा मानना था गावस्कर वाज बेस्ट प्लेयर ऑफ डेड विकेट, और वर्ल्ड क्लास के जितने जो प्लेयर हुए उसमें सबसे घटिया कोई खिलाड़ी हुआ तो उसका नाम था सुनील गावस्कर। तो उसके लिए जो विवाद बढ़ जाएगा, कोई इनकी निजी राय है। अच्छा दूसरा साहब, किताबें भी लिखनी शुरू की तो 97 से लेकर आज तक में 85 किताबें लिखी। हाँ। तो लबुल अब सारी किताब अभी उपलब्ध है मार्केट में, अमेजन पर है, उनको इस तरह से, या एक अच्छा रहेगा शंभू जी आपको कि अमेजन पर सबसे अधिक किताबें किसी के भारत में है तो आपके मित्र दुसाद का है। मेरी 26 किताबें हैं अमेजन पर। ऑनलाइन जो है नाटनूल, जो ये है जो नोटनूल जो ऑनलाइन, सबका कॉपीराइट आपके पास है। हाँ। तो उस पर भी मेरी 23 किताबें हैं। तो अब आइए यदि राइटिंग पर, हाँ, तो राइटिंग में बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज आता है। जो गोसाई जी मुझको मिले थे, वो जब जाने लगे ना, तो बहुत ही निराश होकर कहे कि हरिलाल जी, आप जैसे व्यक्ति की मोक्ष के लिए तलाश करना चाहिए था, और आप मायावती, लालू और अम्बेडकर के चक्कर में पड़े हैं। तो वहां से जाने के बाद से उन्होंने मार्च 1995 में एक मुझको लेटर लिखा, 6 पेज का लेटर। उस लेटर में कहते हैं कि हरिलाल जी, आप करोड़ों सीरियल बना लोगे, लेकिन आपके लोग नहीं सुधरेंगे। ये नर पशु हैं, मनुष्य रूपी पशु हैं, हमारे लोगों को उन्होंने कह दिया। बाबा साहब के विषय में कहते हैं, आप जिस अम्बेडकर की इतनी तारीफ करते हैं, उस अम्बेडकर को मैं भौतिक रूप से बड़ा साधारण इंसान मानता हूँ। कौन कह रहे थे? और बौद्धिक रूप से वो गोसाई जी, जो सवर्ण समाज का। नहीं, यादव। अच्छा, यादव जो बॉम्बे से, तो धार्मिक कर्मकांड में लिप्त होंगे। हाँ, तो ये देखिए, यादव था हमारा, वो 14 साल बाद आता है, संत बन के आता है, मतलब धार्मिक, तो उसका रुझान जो हो जाए धर्म की तरफ, जो वही ना आपको बताया। तो आपको लगता है कि धार्मिक रूप से जो व्यक्ति होगा वो अम्बेडकर को समझ पाएंगे? उनका तो ये तो बड़बोलापन है ना। तो उस जमाने में ये नहीं ना, मानसिकता देखिए यहाँ पे क्या होती है। अब जो है ना, जो मैं कलम पकड़ा, हाँ, तो उनके लेटर का जो है मैंने 2-3 बार जवाब दिया है, 24 से 25 पेज में। संतुष्टि नहीं मिली, मैं हर बार लेटर को फाड़ देता। कितनी एजुकेशन थी उनकी जो अम्बेडकर पर बोल रहे हैं? वो तो जो है आपका, वो BSc पास किए थे साइंस से, और ये तो उस जमाने में उनमें जो काबिलियत थी वो तो IAS बनने की थी, बड़े दावे के साथ कहते थे। लेकिन अम्बेडकर को आप पढ़ाई लिखाई के मामले में, विद्वता के मामले में नकार नहीं सकते। उस जमाने में ना 90 के डेकेड में, अरे आपका 90 के डेकेड में बंगाल में बाबा साहब का नाम नहीं पहुंचा था। नहीं, आज भी लोग नहीं पहुंचे। जब आप इंटरनेशनल सिनेरियो में बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, राइटिंग एंड स्पीच की बात करेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, इनसे बड़ी किताबें किसी ने लिखी नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो यह है, फिर भी जो है, जो मैं लेखक बना उसमें गोसाई की बड़ी भूमिका। जैसे आपको पता है ना
मेरे साथ बड़ी ये होता है, मुझको कोई फरमाइशी लेख लिखने के लिए कहता, मेरी कलम नहीं उठी। जो चीज टच करते उसके बाद तो मुझे टच की पहली घटना कि बाबा साहब पर सीरियल नहीं बन रहा, उसके बाद से मैं सीरियल बनाने का प्रयास किया। और नेक्स्ट जो है गोसाई जी का लेटर इतना पिंच किया तो उसके बाद क्या कहा। तो बहरहाल कान से वो विश्वास साहब की जब किताब में पाता हूँ जो 1994 में रिलीज होती है, वहां से मेरे अंदर लेखन का बीजारोपण शुरू होता है। हालांकि मैं ये मानता था कि दुनिया का हर काम कर सकता हूँ, नहीं अगर कर सकता हूँ तो है लेखन मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन इसके विश्वास में जो है बतलाया कि अपने समाज में लेखकों की बहुत कमी है, तुमको लेखक बनना ही बनना है। फिर मैं जो है मानसिकता बनाते बनाते आपका 1995 में बहुत शानदार नौकरी से VRS ले लेता हूँ। VRS लेने के बाद से जो है एक घटनाक्रम में मैं चला जाता हूँ अरुणाचल के जंगलों में। 94 से लेकर के आपका 98 के कुछ समय तक जो है अरुणाचल के जंगलों में रहा। तो जब नौकरी छोड़ के मैं अरुणाचल के जंगल में गया, दरअसल वहां में टिम्बर इंडस्ट्री लगाया था, लकड़ी का कारखाना लगाया था। तो अपना प्लान था कि यहाँ रह करके इंडस्ट्री चलाएंगे और साथ में लेखन करेंगे, तो सारी सामग्री लेके गया था। तो बहरहाल 1997 में जब लेखन का मन बनाता हूँ तो मैं आधार बनाता हूँ गोसाई जी के वो 6 पेज के लेटर को। मुझे लगा कि बहुजन समाज के जो गोसाई जी से लोग हैं, इनको यदि मूवमेंट से जोड़ लिया जाए तो मान्यवर कांसी राम का बहुजन मूवमेंट जो है पीक पर चला जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि बहुजन समाज की जो एक तरीके से जो है मनवादी खेमे में पहुंची प्रतिभाएं हैं, उनको मैंने मूवमेंट से जोड़ने के लिए वो लेखन शुरू किया। तो उस किताब का जवाब हमने 6 पेज का लेटर का जवाब जो दिया 674 पेज में। और मेरी पहली जो किताब है वही आदि भारत मुक्ति बहुजन समाज, ये आपके वर्ल्ड हिस्ट्री को वन ऑफ द बेस्ट किताब है। लेटर का जवाब हमने लेटर में दिया। जब वो किताब रिलीज होती है तो बहुत से लोगों ने लिखा कि इसके लिए लेखक को जो है नोबेल पुरस्कार से लेके ज्ञानपीठ अवार्ड जो सब मिलना चाहिए। खैर वो जब किताब रिलीज होती है उसके बाद से लाइफ में एक नया टर्निंग पॉइंट आता है। चंद्रभान जी का मैं वो करीबी हो गया था। तो जब किताब रिलीज हुई उसके बाद से चंद्रभान जी कहे कि दुशाद जी आगे का आपका क्या प्लान है। तो मैंने कहा कि देखिए कि मैं दिल्ली आया था सिर्फ किताब पब्लिश करवाने के लिए। किताब मेरे हाथ में आ गई है, 2000 के जुलाई महीने में आ गई। मैंने कहा अब मैं जाऊंगा लखनऊ, बच्चों की शादी कर दिया हूँ, बच्चों के बीच रहूंगा और वहां बैठ के किताब को 6000 पेज में लिखने का प्लान था। मैंने कई खंडों में लिखने का प्लान था। तो ये मैंने अपनी योजना। तब वो लगे मजाक उड़ाने, बच्चों की आपने नई नई शादी किया है, आप जाएंगे वहां तो दाल भात में मूसल चंद बन करके रहेंगे। और फिर लखनऊ से जब राइटिंग करेंगे तो आपकी इमेज क्या रहेगी, एक क्षेत्रीय लेखक की। तो अगर आपको लेखन करना है रहना पड़ेगा दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर की इमेज पाने के लिए। तो जब इतना समझाया तो मैं बोला चलिए तैयार हूँ, लेकिन रहूंगा कैसे दिल्ली में। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। तो चंद्रभान जी का मैं सन 2000 से आपका असिस्टेंट बन गया। उनको एक कहीं से एक ये मिला था, प्रोजेक्ट मिला था। उस प्रोजेक्ट से जो आता था तो मेरे रहने का व्यवस्था, मंडावली में घर ले लिया था। और सुखद बात रही कि घर गृहस्थी की जिम्मेवारी कभी मेरे ऊपर नहीं। नौकरी जो छोड़ा ना, इतनी शानदार नौकरी छोड़ा, तो नौकरी जब छोड़ा तो बहुत से लोग कहने लगे कि ये बड़ा रिस्क हो जाएगा। हम बोले कि चलो रिस्क है, लेकिन हमारे पास एक सेफ गार्ड है, एक सुरक्षित गार्ड है, और वो है हमारा बड़ा बेटा। बेटे पे बड़ा नाज था। मैं बोला कि वो तो श्योर शॉट है, अगर मैं नाकाम भी हो जाऊंगा। और ठीक यही हुआ। मैं 1996 में नौकरी छोड़ता हूँ, 95 में नौकरी छोड़ने के बाद से 96 में मेरा बेटा जो है आपका फर्स्ट डिवीजन से इकोनॉमिक्स पास करता है और पहले अटेम्प्ट में वो नेट निकाल लेता है। नेट निकालने के बाद से तो फिर तो जो है ये उसके बाद से मैं आर्थिक दृष्टि क्या करते हैं? मैं बतलाता नहीं हूँ लोगों को, लेकिन पुलिस सर्विस में बड़ा ऑफिसर है, PPS से बड़ा। तो हाँ, तो जब ये किताब रिलीज हो जाती है उसके बाद से चंद्रभान जी जो फ्यूचर का प्लान, तो मैंने बतलाया कि लखनऊ में रहना। फिर उनके कहने पर मैं दिल्ली आया। अब दिल्ली में जब नए सिरे से लिखना शुरू किया तब चंद्रभान जी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप पत्रकार है, आपको भी इस बात से खुशी होगी। उन्होंने कहा कि दुशाद जी आप 3 साल में एक किताब लिखोगे, किताब अधिक से अधिक 400-500 लोगों तक पहुंचेगी, लोग आपको विद्वान कहेंगे, लेकिन डे टू डे जो समस्याएं हैं समाज इसका मार्गदर्शन कौन करेगा। लिहाजा आपको
पत्रकारी लेखन में आना पड़ेगा, कंटेम्प्रोरी इश्यूज में लिखना पड़ेगा। तो बतौर पाठक शंभू जी मेरे साथ एक बड़ी समस्या रही। मेरे लिए आइकन हुआ करते थे जो अखबारों के संपादकीय पेज पर लेख लिखते हैं। बहुत छोटी उम्र से मैं अखबार खोलता था तो पहले जो है स्पोर्ट्स पेज देखता था, अगला जो मेरा होता टारगेट होता था संपादकीय पेज, बाकी न्यूज वगैरह में बहुत लेख थे। तो मेरे लिए सुपर लेखक जो है वो होते हैं जो अखबारों के संपादकीय पेज पर सामयिक टिप्पणी लिखते थे। तो चंद्रभान जी उस भूमिका में मुझे अवतरित होने के लिए बार बार वो करने लगे। साहस नहीं होता था। मैं कहा कि 11 क्लास पास लिख लूँ, जैसे तैसे तो किताब लिख लूंगा, लेकिन पत्रकारी लेखन अपने बस की बात नहीं। तो इतना ताना मारा कि अंततः मैंने मन बना लिया कि चलो देखते हैं। तो मैंने सितंबर 2000 में आपका 10 दिनों के अंदर 3 आर्टिकल लिखा। अब आर्टिकल तो मैं लिख दिया, लेकिन संपादकों तक कैसे पहुंचाया जाए ये आइडिया मेरे पास नहीं थी। तो संयोग से उनके काम से मुझे जाना पड़ा हिंदुस्तान बिल्डिंग, अपने उर्मिलेश जी से कुछ काम था चंद्रभान जी का। तो वो सब की सामग्री लेकर के मैं गया, उनसे मिला। वो मुझे आए छोड़ने के लिए आपका हिंदुस्तान बिल्डिंग के गेट पर नीचे आए। तो मैंने चलते चलते संकोच बस कहा कि सर एक छोटी सी समस्या आपके सामने रखना चाहता। बोले क्या? मैंने कहा कि मैं कुछ आर्टिकल लिखा हूँ, लेकिन अखबारों के संपादकों तक कैसे पहुंचाए मुझे पता ही नहीं है, वो तरीका बतलाएं में कर रहे। तो उन्होंने कहा कि जरा दीजिए मुझे आर्टिकल सिर्फ 5 मिनट के लिए, और मैं तीनों आर्टिकल मेरे झोले में था। मैं बराबर ऐसा ही झोला लेके चलता हूँ, ये मेरे व्यक्तित्व का खास अंग है। तो निकाला और उन्होंने ठीक 5 मिनट टाइम लिया। 5 मिनट बाद जो है मोड़ के रख लिए अपने जेब में, कहे कि दुसाद जी आप 1 सप्ताह इंतजार कीजिए, 1 सप्ताह में यदि आपका कोई लेख नहीं छपता है फिर हमसे संपर्क कीजिएगा, हम बतलाएंगे कि कैसे जो है संपादकों को देना हम। तो जिस अंदाज में उन्होंने लिखा ना, उसके बाद से लगा कि कुछ बात बन सकती है। अगले ही दिन मुझे जाना था गांव देवरिया आया। आने के बाद से अगले दिन से मैं लगातार जो है हिंदुस्तान अखबार खरीद के पढ़ने लगे। संयोग से 12 अक्टूबर सन 2000 को मेरा लेख हिंदुस्तान में छपता है। ओलंपिक और हम स्पोर्ट्स में मैंने लिखा था। जब हिंदुस्तान जैसे अखबार में छपा तब तो मेरे कॉन्फिडेंस का कोई, मैं अचंभित रह गया, क्योंकि उस जमाने में हिंदुस्तान की रीडरशिप करोड़ों की हुआ करती थी। हिंदुस्तान जैसे अखबार में छपना बहुत बड़ी। तो पहला लेख जो छप गया ना, उसके बाद से तो शंभू जी मेरा कॉन्फिडेंस इस लेवल पर पहुंचा। अभी इस देश में अध्ययन नहीं हुआ है, पत्रकारी जो लेखन है, इस देश के जितने पत्रकार हैं सबको एक तरफ रख दिया है, ये चंद्रशेखर का पल्ला फिर भी भारी रहेगा। कितना लेख लिखा होगा? लेखन तो ये है आपका, मेरी जो इतनी किताबें हैं सारी की सारी मेरे लेखों का कलेक्शन है। मेरे लेखन की जो बड़ी खासियत क्या कि मैं जितने विषयों पर लिख सकता हूँ उसके आधे विषयों पर लिखने वाला इस देश में कोई पत्रकार नहीं है। आपने खेल पर भी लिखा, राजनीति खेल पर लिखता हूँ, राजनीतिक टिप्पणियां तो आप पढ़ते ही हैं, आपका फिल्म पर मैं लिखता हूँ, मैं लिटरेचर पर लिखता हूँ, तमाम विषयों पर लिखता हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, कुछ झुंझलाहट होती है कि किसी भी विषय पर मैं जो लिखता हूँ वो दी फुल स्टॉप होता है। आज तक मेरे साधारण से साधारण लेख का जो है इस देश का कोई लेखक जो है सरपास कर ही नहीं पाया। तो पत्रकारिता का कायदे से जब ये होगा तो ये सब जो 50। आज भी आप पढ़ते कितना? अभी भी पढ़ते हैं? दूसरे लोगों को भी पढ़ते हैं? आप? मैं बहुत ही अच्छा पाठक रहा हूँ। अभी भी ये है, आप दिग्विजय सिंह जी का जिक्र कर रहे थे। सन 2000 में चंद्रभान जी ने एक सर्टिफिकेट दिया, बोले कि मैंने अपने लाइफ में 2 व्यक्ति जैसा पढ़ाकू आदमी देखा ही नहीं, एक दिग्विजय सिंह, दूसरे दुसाद। मुझे कुछ भी मिल जाए मैं टूट पड़ता हूँ। मैं स्वाध्याय से पढ़ना मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन मैं अब किताबें नहीं पढ़ता हूँ। मुझे जो अखबार के जो ये सूचनाएं हैं, तो खैर उसके बाद से मैं पत्रकारी लेखन में आया और उसके बाद से सारा रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। अब आपका लेखन का असल चीज बतलाता हूँ। जो पहली मेरी किताब थी आदि भारत मुक्ति बहुजन समाज, अद्भुत किताब, तो वो मेरी पहली किताब थी। उसके बाद से आपके हाथ में मेरी 50वीं किताब है। तो जितना भी कुछ लिखा ना, उसी किताब की जो बेसिक थॉट्स थे उसको मैं डेवलप करते गया। तो इसके पहले की मेरी 83 किताबें जो है ना, वो पहली किताब की एक तरीके से कड़ी है, और उसी कड़ी में ये जाकर के एक्सट्रीम पर पहुंच गई ये किताब।
और एक किताब क्या है, इस किताब में जो है हजारों साल की जो गैर बराबरी का ये था। पहली किताब के जरिए जो है, किताब का नाम ही देखिए क्या था, आदि भारत मुक्ति बहुजन समाज हिंदू साम्राज्यवाद के खिलाफ मूल निवासियों के संघर्ष की दास्तान। तो जो आर्यों ने जो हजारों साल पहले इस देश पर कब्जा बना करके मूल निवासियों को इस स्टेज में पहुंचा दिया, ये किताब मुकम्मल जवाब है। मैं क्वाइट कॉन्फिडेंट हूँ कि जो है ये किताब आने वाले कुछ सालों में, ये किताब है क्या, जो मोदी जी ने जो है आज़ादी का वो अमृत महोत्सव मनाया, तो जिस तरीके की ड्रामेबाजी हुई मुझे बड़ी पिंच की। मेरे लेखन कोई जहाँ मुझे दिल को टच कर जाती है ना, उसके बाद से तो मेरी कलम शुरू हो जाती है। जिस तरीके से झंडा फहराया गया मुझे इतना बुरा लगा, मेरे मना करने के बावजूद बच्चों ने मेरे घर पर झंडा फहरा दिया। मोदी का जो भाषण था आपका लाल किला में, वो भाषण जो है उन्होंने कहा था कि राजनीति पर भी आपने लिखा है, मुख्यमंत्री थे जीतनराम मांझी, उन पर भी लिखा ना सर। ऐसा है ना कि मैंने कुछ नेताओं पर किताबें लिखी है। मांझी जब सीएम बने तो मैंने 3 महीने के अंदर उन पर 2 किताब लिखी। मैंने मायावती पर किताब लिखा है, वो किताब तो जो है बाइबिल है बीएसपी का। 2006 में जब मायावती के खिलाफ जो है तमाम लोग शंकाएं कर रहे थे, बस मायावती नहीं बसपा के खिलाफ, तो मैंने बसपा के खिलाफ उठाए जाने वाले 50 सवालों का जवाब दिया। और उसमें भी आपको अच्छा लगेगा, मैंने 48 किताब जो है कमल भारती की किताब से उठाए थे। मेरा टारगेट ये था कि एक ऐसी किताब बन जाए कि फिर बसपा के खिलाफ कोई सवाल खड़ा ना कर सके। तो कमल भारती उस जमाने में सबसे बड़े विरोधी थे और बड़े पावरफुल राइटर, तो उनकी किताब से मैंने 48 सवाल उठा। तो उस किताब का कोई ऐसी पॉलिटिकल राइटिंग है बहुत कम होगा, तो उन पर लिखा मैंने। लालू यादव जो 2015 का इलेक्शन जीतते उस पर मैं लिखा। इसमें आने के बाद से हिंदी पट्टी में जितने चुनाव हुए हर चुनाव पर मेरी किताब है। 2009 से लेकर के जितने भी बड़े बड़े चुनाव होते हैं सब पर है। लेकिन मीडिया में आपको उतनी जगह नहीं मिली, उतनी आपकी चर्चा नहीं हुई, मीडिया के शिकार हो गए हैं। मीडिया देखिए ऐसा, मुझे हंसी आती है और खुशी भी है। आपको ये है, मैं सारी बातों को वर्ग संघर्ष के नजरिए से देखता हूँ, वर्ग संघर्ष के इसमें भी बतलाया हूँ। अभी परसों जो है सिद्धार्थ रामू ने मुझसे चर्चा किया, मैं बोला कि जब तक आप सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को वर्ग संघर्ष पर केंद्रित नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। तो हर चीजों को मैं आगे भी 85 के बाद भी लिखना जारी रखेंगे। देखिए अभी तो मेरे स्टॉक में जितनी किताबें हैं, सेंचुरी का मसाला तो है तैयार है, सेंचुरी असल क्रीम किताबें आने बाकी। अब आइए मेन स्ट्रीम पत्रकारिता पर। मुझे बड़ी खुशी है, मुझे मेन स्ट्रीम वाले जो है केयर ही नहीं करते हैं, लेकिन मेरे फैन हैं। जब रवीश कुमार को वो मिलता है, क्या नाम है, कौन सा बैकसासे, तो मेरे कुछ फैन ने लिखा कि सर मैं रवीश कुमार का फैन हूँ, लेकिन ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि रवीश कुमार जैसे 4 व्यक्ति आपका असिस्टेंट होना चाहिए। लेकिन आपने कभी अप्लाई ही नहीं किया होगा ना नोबेल बिल्कुल नहीं ज्ञानपीठ के लिए, ज्ञान अरे नहीं, मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है ये सब चीजें जो है। लेकिन इसके लिए आप प्रोसेस में तो जाते हैं ना। समय भी नहीं है, समय नहीं है अपने स्वाभिमान के खिलाफ। गांधी ने कई बार नोबेल प्राइज के लिए कुछ नहीं किया। अपना जो टारगेट है ना, राधा कृष्णन साहब ने, शंभू जी मैं जानता हूँ इस वर्ल्ड में यदि दुसाध का मैचिंग कोई आपका पुरस्कार है तो वो सिर्फ नोबेल पुरस्कार है। तो उसके लिए आपको अप्लाई तो करना होगा ना। क्या जरूरत है, हम मोमेंट को एंजॉय करते हैं यार। हम जो है जो भक्ति जो की है निष्काम, बड़ी कमी है। मीडिया तो दरकिनार करता ही है, सिस्टम खिलाफ है ही, लेकिन हमारे लोग उस प्रोसेस में शामिल भी नहीं होते हैं। आखिर आप नहीं, अब मुझको इस बात के लिए दोषी मैंने ही प्रयास किया। और मुझे अम्बेडकरवादी संगठन बहुत कोई रिक्वेस्ट किया, तब जैसे तैसे मैं जाता हूँ। पुरस्कार को मैं मूवमेंट को एंजॉय करता हूँ, मैं निष्काम। मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि 85 किताबें लिख डालना अपने आप में एक बड़ा श्रम साध्य है। एक और जानकारी इस क्रम में दूं, मेरी किताबों का सेट 50,000 रुपए से अधिक का है। ये दुनिया के इतिहास का वंडर है। भारत में आज तक कोई ऐसा राइटर नहीं हुआ जिसकी किताबों का कलेक्शन की कीमत 10,000 रुपये हो, और दुनिया में नहीं हुआ होगा। तो जो अपना जो कंट्रीब्यूशन है शंभू जी, इस देश की मीडिया, इस देश के लेखक अगर ईमानदार होते ना, तो ये चल दुसाध जो है हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट राइटर के रूप में उभर के आता। और मैं खुले मंचों से दावा करता हूं कि आपका सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के मुद्दे पर मुझसे ज्यादा दुनिया में किसी ने लिखा ही नहीं।
तो सोचिए एच एल दुसाद साहब जो कह रहे हैं, आप मैं जानता हूं बहुत लोगों का कमेंट आएगा बरबोला पर, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश ने बहुजन समाज के तमाम, चाहे वो खिलाड़ी हो, जयपाल मुंडा हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो नेता हो, राजनेता हो, जब बाबा साहब अम्बेडकर को धूल में धूसरित करने की कोशिश की गई, तो इसलिए आपको बरबोलापन करना पड़ेगा, आपको प्रचार प्रसार की बातें करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास आपका प्रचार करने के लिए कोई दूसरा नहीं है। राजेंद्र प्रसाद सिंह इसीलिए कहते हैं कि बहुजन समाज को अपना प्रचार प्रसार भी खुद ही करना पड़ेगा, अपनी बातें भी खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई आपके नाम में 108 सीढ़ी 1000 सीढ़ी नहीं लगाने आने वाला है। आपके पास टीवी अखबार भी नहीं है जो आपकी बातें करेगा। और इसी गुमनामी में मुद्रा राक्षस से लेकर फूले पेरियार, अम्बेडकर, इन कलम कसाईयों ने ये बहुत नाइंसाफी भी की है। उसी का जवाब है, इकलौता जवाब है अभी एच एल दुसाद साहब। एक महिला जो अश्वेत महिला जिसको नोबेल पुरस्कार, उसे बोली कि हमें अपनी बातें कह लेनी पड़ेगी, अपनी तारीफ करनी पड़ेगी। और मेरे साथ जो ट्रेजेडी है, कोई आप देखेंगे कोई दलित लेखक मुझको लाइक तक नहीं करता है। मेरी किताबों पर आज तक जो है ना, दलितों ने कभी कोई चर्चा नहीं कराया। और मुझे जो है ये है, मुझे भी बड़ा अपने स्तर के खिलाफ लगता है कि ये सब जो दिल्ली में मीटिंग करते हैं, उनके लिए दुसाद जाके घंटों ये करे, अपने स्तर के खिलाफ मुझे कभी लालायित नहीं रहता। तो दुसाद साहब अपने तरीके से एक शानदार आज़ादी पसंद है इनको, और लेखन को इन्होंने अपना कैरियर भी बनाया, और उस कैरियर में सामाजिक आंदोलन छुपा हुआ है। 85 किताबें हैं, मैं सब किताबें तो नहीं कहूँगा, लेकिन एच एल दुसाद के नाम से कोई भी एक किताब आपको मिल जाए तो उसको पढ़िएगा जरूर, तभी आपको एच एल दुसाद की लेखनी की गंभीरता पता चलेगी। शुक्रिया सर इतना समय देने के लिए और अपनी बातें करने के लिए। और उम्मीद है कि मतलब क्रिकेट आपकी पसंद है तो कम से कम सेंचुरी तो बनेगी ना, उतना तो यार है, अनऑफिशियल बात हो रही है ना कि ये हो रही है। नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग। अच्छा रिकॉर्ड अभी क्या है ना शंभू जी, देखिए मेरी फिल्मों पर किताब, बहुत से लोग कहे कि मांगते हैं कि आपके फिल्मों पर जो राइटिंग है उसको दे दीजिए किताब, तो वो अब फुर्सत ही नहीं मिली, तो फिल्मों पर किताब आएगी। मैं साहित्य के प्रश्न पर जो ये किया हूँ, साहित्य पर किताब आनी बाकी है, अध्यात्म पर जो किया हूँ उसकी टिप्पणी बाकी है, आपका जो है या स्पोर्ट्स पर जो टिप्पणी किया, इस तरीके के। दूसरी एक जो चीज मैं बड़ा जो काम किया हूँ, जो मैं डाइवर्सिटी ईयर बुक निकालता हूँ। आप देखे हैं उसमें आपकी तस्वीर, उसमें पिछले साल आपने देखा था 1200 पेज की वो डाइवर्सिटी ईयर बुक थी, जिसमें 100 पेज जो कलर था, उसकी कीमत 3000 रुपये। तो 2006 से हमने डाइवर्सिटी ईयर बुक निकालना शुरू किया। बहुत से लोग कहते हैं कि आप ये निकालिए, मैगजीन निकालिए। मैगजीन में इतना झंझट है, टीम और चाहिए, तो वो अलाउ नहीं करता। तो मैं अकेले हर साल जो है डाइवर्सिटी ईयर बुक निकालता हूँ, और ये ईयर बुक जो होती है औसतन 1000 पेज की होती है। और इसका केंद्रीय तत्व क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है आपका इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। भारत में जो आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो आर्थिक मुद्दे पर दुनिया के इतिहास में ऐसा बाबा साहब ने कहा है कि कुछ ऐसा कीजिए कि आप अमर हो जाएं। उसके दो ही रास्ते, एक तो महान काम कीजिए या महान लेखनी लिख के जाइए। एच एल दुसाद साहब लेखनी के जरिए इस समाज को नई दिशा दिखा रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, कोई एक किताब आपके हाथ लग जाए इनकी 85 में से, तो पढ़िएगा जरूर, तब आपको पता चलेगा कि कितना शर्म साध्य का काम किया इन्होंने। और नेशनल दस्तक की पूरी टीम की तरफ से एच एल दुसाद साहब दफ्तर आए, इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजनों को लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तभी जाके नहीं तो जब हिरन का शिकार करने वाला अपना इतिहास लिखेगा तो वो शिकारी का ही महिमा मंडन करेगा। हिरनों को अपना इतिहास लिखना पड़ेगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।